गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, शायद 10-15 दिन बाद। एंड हम लोग मिल रहे हैं क्योंकि हम लोग को पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई होप आप सब लोग बेटर हो, आप सब लोग ठीक हो। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए, बिकॉज ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं वो तो हम बाद में भी कर सकते हैं। I want everyone to pay very attention and listen कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे किया जाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मास्टर कैसे करना है, और कैसे विदाउट स्ट्रेस। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक मेरे हिसाब से 15 चैप्टर्स हैं। मेरे हिसाब से 15 चैप्टर्स है केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, यानी लगभग आधा सिलेबस। और उन 15 चैप्टर्स को कोई भी इंसान पढ़ सकता है। You don't need common sense to learn inorganic chemistry. आपको कॉमन सेंस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने की। आपको बस हार्ड वर्क करना है और एक गधा मजदूरी करनी है, एंड योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल बी फाइन। अब आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आवाज़ सब कम हो, सब चीज़ें मैंने बंद कर रखी है, बट इवन ड्यू टू दैट लिमिटेड आवाज़ फिर भी आपको आ ही रही होगी बाहर की गाड़ियों वगैरह की। सो ट्राई टू इग्नोर इट। वो तो अपने क्लास में भी आती है आवाज़, तो उस पर हम लोग थोड़ी ना फोकस करते हैं। फोकस करना मेरे पे कि क्या मैं कह रहा हूँ। और सो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में व्हाट आई एम प्लानिंग, व्हाट यू आर प्लानिंग, we both have to be on the same page. What I am planning is to teach you inorganic chemistry remotely. कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसमें ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट्स वगैरह नहीं है। हाँ, इतना भी इजी नहीं है, बट ओके फाइन, इट्स वे बहुत आसान है इन रिस्पेक्ट टू फिजिकल केमिस्ट्री। बट आपको वर्क बहुत करना पड़ेगा, एंड आपको वर्क वैसा ही करना पड़ेगा जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ करने के लिए। एनी अदर मेथड यू ट्राई, इट वोंट वर्क। ओके, सो जैसे कि आज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोजन, और इसको हम 4 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। हम्म 4 लेक्चर्स होंगे। आई विल ट्राई टू मेक एट शॉर्ट एंड पॉसिबल, और मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग थोड़ा स्पीड से जाए, बिकॉज क्योंकि अगर स्पीड से जा रहा हूँ, आप लोग के पास ऑनलाइन का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप लोग पॉज करके मेरे को रोक सकते हो। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि स्पीड से जाए। और जो आज का हमारा है वो है ये वाला पेज, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, टिल हियर। दिस इज व्हाट वी आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे। सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब आप ये लेक्चर देखें, उस लेक्चर देखने के बाद आप अपनी एनसीईआरटी में रीड करें इसको, वहाँ पे अपने नोट्स प्रॉपरली बनाएं। हम्म, और उसको बार बार जितनी बार हो सके रिवाइज करें, बस में चलते वक्त या फिर इधर उधर घूमते वक्त। मैंने इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपको मालूम पड़ जाएगा कौन से पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट जैसे मैंने बताया यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, और बहुत ही इससे ऐसे नहीं क्वेश्चन इससे नहीं आते। एक क्वेश्चन इससे आना लगभग पक्का ही है। हम्म तो स्टार्ट करते हैं। बहुत दिन बाद हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन के बारे में याद करो हम क्या जानते हैं। हाइड्रोजन के बारे में याद करो हम क्या जानते हैं। हमने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा है। हमने हाइड्रोजन के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स पहले से ही हमें पता है। हमारा बचपन से हम हाइड्रोजन के बारे में सुनते आ रहे हैं, तो हमें उसका भी पता है। हाइड्रोजन का सबसे सिंपल बात जो आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है 1s1। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है वो है 1s1। और आपको पता है कि इसके पास इसका एटॉमिक नंबर 1 है, Z इसका 1 है, और इसका A यानी एटॉमिक मास नंबर भी 1 है। यानी हाइड्रोजन के पास क्या नहीं है? नो न्यूट्रॉन्स। अगर ये प्रोटियम है तो, अभी आइसोटोप्स के बारे में बात करेंगे। नो न्यूट्रॉन्स,
ये वाले फॉर्म की अगर हम बात कर रहे हैं, इसको इस फॉर्म को हम कहते हैं प्रोटियम। प्रोटियम की प्रोटीनियम, ओके, प्रोटीनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम ये होता है। इसमें क्या नहीं, न्यूट्रॉन्स नहीं होते, राइट। दिस इज द फर्स्ट फैक्ट वी नो। एक और फैक्ट हमें पता है कि हाइड्रोजन का एलिमेंटल फॉर्म क्या है। एलिमेंटल फॉर्म, जो एलिमेंटल फॉर्म होता है, उसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म आप कह सकते हो, बिना किसी से जुड़े हुए। तो हाइड्रोजन अपने साथ एक और हाइड्रोजन को जोड़ के H2 बनता है, वो इसका एलिमेंटल फॉर्म है। मोस्टली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फैक्ट्स नहीं, लेकिन आपको उस फैक्ट्स के कुछ लॉजिक्स हमें समझना पड़ेगा। इसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो इसका हमें इसको पीरियोडिक टेबल में कहाँ प्लेस करना है, यही एक बहुत बड़ा डिबेट है। और इसी डिबेट से चैप्टर की शुरुआत होती है। चैप्टर की शुरुआत इसी डिबेट से होती है कि भाई हम लोग हाइड्रोजन को रखे कहाँ। अब इस डिबेट पे जाने से पहले मैं आपको हाइड्रोजन के बारे में कुछ और सिंपल सिंपल फैक्ट्स बताना चाहूँगा। सिंपल सिंपल फैक्ट्स हाइड्रोजन के बारे में। एक फैक्ट तो ये है कि हाइड्रोजन इज मोस्ट, सबसे हल्का यही है, सबसे ज़्यादा अबंडेंट। कहाँ पे? यूनिवर्स में। अगर हम बात करें H2 की, तो H2 है लगभग 70% ऑफ यूनिवर्स बाय मास। हाइड्रोजन यूनिवर्स में सबसे अबंडेंट एलिमेंट है, और अर्थ पे ये थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। अर्थ पे ये थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। यूनिवर्स में ये नंबर 1 है। फिर जो अर्थ पे ये हम कह सकते हैं कि H2 के फॉर्म में, H2 क्योंकि हल्की गैस है और अर्थ की ग्रेविटी क्या कहती है, अर्थ की ग्रेविटी इतनी, मतलब ये हल्की गैस है तो है ना, ये मोस्टली है ना एस्केप कर जाती है, उड़ जाती है। फिर भी कुछ पार्ट्स है, 0.15% एटमॉस्फेयर में आपको मिल जाएगा बाय मास। पर इन कंबाइंड फॉर्म कि हाइड्रोजन किसी चीज से जुड़ा हुआ, जैसे कि प्रोटीन से जुड़ा हुआ, कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा हुआ, ग्लूकोज से जुड़ा हुआ, वो आपको मिलेगा कंबाइंड फॉर्म में हाइड्रोजन। अर्थ पे आपको मिलेगा 15.4%, जो कि बहुत ज़्यादा है। ये सारे सिंपल फैक्ट्स हैं जिनसे हम शुरुआत कर रहे हैं। और हाइड्रोजन की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी जान लीजिए। हाइड्रोजन कैसा गैस है? कलरलेस, ओडोरलेस, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कंबस्टिबल। अब कंबस्टिबल का मतलब क्या है, यहीं से मैं आपको बताता हूँ कंबस्टिबल का मतलब क्या है। कंबस्टिबल का मतलब कंबशन रिएक्शन से है। कंबशन रिएक्शन आपको याद होगा किस किस का रिएक्शन होता है, आपको जितना पता है हाइड्रोकार्बन्स का और ऑक्सीजन का। तो कंबस्टिबल जो रिएक्शंस हैं उसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होगा। किसी भी चीज का ऑक्सीजन से रिएक्शन अगर एक्जोथर्मिक है, किसी भी चीज का ऑक्सीजन का से रिएक्शन एक्जोथर्मिक है, यानी डेल्टा H नेगेटिव है ऑक्सीजन से रिएक्शन में, यानी H2 प्लस O2 से जो बना है H2O बनेगा, इसको बैलेंस नहीं कर रहा। इस रिएक्शन का अगर डेल्टा H अगर नेगेटिव है तो ये गैस कैसा है? H2 गैस, कंबस्टिबल गैस। तो अब से आपको ये पूछेगा कि कंबशन का मतलब क्या है, कि आप O2 से रिएक्शन करवाइए। फॉर एग्जांपल अगर N2 आपको जानना है कि कंबस्टिबल है कि नहीं, तो आप O2 से रिएक्शन कराइए, और फिर उसका प्रोडक्ट जो बनेगा
वो रिएक्शन होने के बाद अगर हीट वो सराउंडिंग को रिलीज कर रहा है, डेल्टा एच उसका नेगेटिव है, तो वो कंबस्टिबल गैस है। अगर वैसा नहीं कर रहा तो वो नॉन कंबस्टिबल गैस है। जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कंबस्टिबल होते हैं, इसी के लिए तो हम उसको यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। तो ये हो गया बेसिक बातें। ये बेसिक बातें को आपको लिख लेना है। ये सारी एनसीईआरटी में बात है, हम एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बट बात है कि टीचर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके लिए क्या कर सकता है, वो आपको चीज़ें फोकस में ला के दे सकता है, चीज़ों को एक साथ अरेंज करके दे सकता है। पर आपका काम है रिविजन। विदाउट रिविजन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप नहीं कर सकते। यू नीड टू रिवाइज इट डेली। डेली रिविजन। आई एम नॉट अनसीरियस, आई एम कम्प्लीटली सीरियस कि आपको डेली रिवीजन करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब चलो सबको मिटाते हैं और अब हम क्या पढ़ेंगे बताओ। अब चलो उल्टा चलेंगे, अब ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर चलेंगे। अब जो फर्स्ट डिबेट जो होता है और इस चैप्टर का जो शुरुआत है कि भाई हाइड्रोजन को हम प्लेस कहाँ करें। तो आपको पता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो उसका बेसिस क्या है, बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसका बेसिस है आपका एटॉमिक नंबर Z। एटॉमिक नंबर Z। तो आप हाइड्रोजन को यहाँ प्लेस करो, राइट। उसके साथ आपको यहाँ हीलियम को प्लेस करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिथियम वगैरह को प्लेस करना चाहिए आपको, ओके। पर आपको ये पता है कि एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनका प्रॉपर्टीज लगभग लगभग सिमिलर होता है। दे शो सिमिलर प्रॉपर्टीज एक ग्रुप वाले, राइट। फॉर एग्जांपल ग्रुप वन में जैसे कि हाइड्रोजन को अगर निकाल दिया जाए तो लिथियम और सोडियम पोटेशियम, ये सब एक तरीके की प्रॉपर्टी शो करते हैं। जबकि वहीं ग्रुप 17 में आप चले जाओ तो आपको क्या मिलता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन मिलेगा, क्लोरीन नहीं, पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब एक तरीके की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इनको एक साथ ग्रुप में हमने कर दिया है, एक साथ ग्रुप में कर दिया है। तो अगर हाइड्रोजन को हम यहाँ डाल रहे हैं, यहाँ डालने का बेसिस क्या है, यहाँ डालने का बेसिस है कि भाई हाइड्रोजन को आप लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इनके इनके यहाँ डाल रहे हो, तो भाई किस बेसिस पे डाल रहे हो। तो आप कहोगे कि इस बेसिस पे हम डाल रहे हैं, कोई अच्छा कलर मिल जाए इसमें, ये अच्छा लग रहा है। किस बेसिस पे डाल रहे हो, तो इस बेसिस पे डाल रहे हो कि आपको याद होगा लिथियम का वैलेंसी क्या है, 1। सोडियम का वैलेंसी क्या है, 1। पोटेशियम का वैलेंसी क्या है, 1। और वो 1 क्या करते हैं, ये लोग का टेंडेंसी होता है कि वो एक यूनिपॉजिटिव आयन बनाए, ये इनका टेंडेंसी होता है। अब आपको पता होगा हाइड्रोजन का भी एक टेंडेंसी होता है कि वो क्या बनाए, H प्लस बनाए, समझे। हाइड्रोजन का भी टेंडेंसी होता है कि वो H प्लस बनाए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो बिहेवियर है वो ग्रुप 1 के एलिमेंट से रिजेंबल कर रहा है, इसलिए आप कह सकते हो कि इसको हम ग्रुप 1 में डाल सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, एक ग्रुप में वही एलिमेंट्स होते हैं जिनके बिहेवियर सेम हो। अब हाइड्रोजन के और स्ट्रॉन्ग केस है। जो हाइड्रोजन है, जैसे कि ग्रुप 1 वाले ऑक्साइड, हैलाइड और सल्फाइड बनाते हैं, हाइड्रोजन भी बनाता है। जैसे कि अब सोडियम का ले लो, सोडियम का ऑक्साइड Na2O, हाइड्रोजन का H2O, सिमिलर टाइप का बना रहा है। हैलाइड NaCl HCl, सिमिलर टाइप का। सल्फाइड Na, सल्फाइड क्या आ जाएगा, Na2S हो जाएगा और इसमें भी H2S हो जाएगा। सिमिलर टाइप का ये कंपाउंड्स बनाते हैं।
इसलिए आप कह सकते हो कि हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में डाल दिया जाए। पर द डेविल इज इन डिटेल्स। हाइड्रोजन का H+ फॉर्म एग्जिस्ट करता है, सही बात है, इसमें कोई शक नहीं। पर आपको ये पता होगा कि हाइड्रोजन का एक कंपाउंड है, ये ये कंपाउंड भी एग्जिस्ट करता है। इस कंपाउंड में आप देखो कि सोडियम पे तो पक्का पक्का क्या चार्ज होगा, +1, यानी Na+। और क्योंकि ये न्यूट्रल है तो H पे कौन सा चार्ज हुआ, H-। ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है। अगर ये एग्जिस्ट करता है यानी H- भी एग्जिस्ट करता है। अब H- को देखो, H- का टेंड क्या है, जैसे हमने देखा कि हाइड्रोजन H+ बनाता है जो कि सिमिलरिटी बताता है ग्रुप 1 से, उसी तरीके से जो ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 में कौन कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये लोग का टेंडेंसी क्या होता है आपको पता होगा, खासकर क्लोरीन का आप लोग को इजी लगा होगा, क्लोरीन माइनस, F-, ब्रोमीन माइनस, और यहाँ पे H क्या बना रहा है, H-। अब ये बताओ कि यहाँ पे जैसे कि आपने पहले कहा था कि क्योंकि वो H+ बनाता है तो वो ग्रुप 1 में डाल सकते हो। और इतना ही नहीं, जो हाइड्रोजन है वो बहुत सारे कोवलेंट कंपाउंड्स में भी पार्ट लेता है, जैसे कि ये, तो इसको आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, ग्रुप 17 में भी डाल सकते हो, ग्रुप 1 में भी डाल सकते हो। ग्रुप 17 में एक और रीजन मैं बताता हूँ आपको, एक होता है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी होता है, आपको पीरियोडिक टेबल में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सब जगह बताया गया है कि आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर शेल। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के पास ये देखिए, इसका प्रोटॉन, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना एनर्जी आपको खर्च करना पड़ा, वही क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। तो डेल्टा H आयनाइजेशन हाइड्रोजन का, आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन का आप लिखोगे तो वो है 1312 किलो जूल पर मोल। वहीं डेल्टा H आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम का है 520 किलो जूल पर मोल। और डेल्टा H फ्लोरीन का 1680 किलो जूल पर मोल। अब मेरे को बताओ आयनाइजेशन एनर्जी जो हाइड्रोजन का है वो किसके ज़्यादा क्लोज है, इसके या इसके। अब आप में से बहुत सारे लोग जिनके पास कॉमन सेंस है वो बताओगे कि इसके ज़्यादा क्लोज है। ये क्या है, फ्लोरीन, कौन से ग्रुप में है, ग्रुप 17। तो मैंने आपको दो कारण बताया कि क्यों हम हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रख सकते हैं, और दो कारण बताया कि क्यों हम हाइड्रोजन को ग्रुप 17 में रख सकते हैं। तो अब क्या किया जाए, तो तीसरा जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन होता है कि जब आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो ना, तो इसको अलग ही रखना चाहिए। तो आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा गया है बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि हाइड्रोजन इज बेस्ट प्लेस्ड अलोन, अकेला, कहीं साइड में उसको दिखा दो, हाइड्रोजन इज बेस्ट प्लेस्ड अलोन। वैसे आपको कन्वेंशनली ग्रुप 1 के साथ दिखाया जाता है, लेकिन जब भी आप एस ब्लॉक पढ़ोगे, ग्रुप 1 पढ़ोगे, कभी भी आप हाइड्रोजन को उसमें इंक्लूड नहीं करते पढ़ने में, वो बस बनाने को वहाँ बना दिया गया है। पर हाइड्रोजन डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप 1 और नाइदर हाइड्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 17, इट इज बेस्ट प्लेस्ड अलोन।
अब हाइड्रोजन की साइज के बारे में बात करें। हाउ बिग इज हाइड्रोजन? सो हाइड्रोजन का साइज के बारे में बात करें। व्हाट इज हाइड्रोजन? हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। जब वो H प्लस बनता है तो उसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, और वो प्रोटॉन कहाँ रहेगा? न्यूक्लियस में। सो हाइड्रोजन का साइज कितना होगा? जो न्यूक्लियस का साइज होगा, जो कि होता है साइज ऑफ न्यूक्लियस लगभग आपको होता है 1.5 इंटू 10⁻³ पिकोमीटर। और समझ लीजिए ये देखिए इतना छोटा सा हाइड्रोजन आपका बन गया, और ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता। ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है, बहुत इजीली कंबाइन करता है, इतना क्योंकि ये छोटा होता है। जो बाकी के नॉर्मल एटॉमिक साइजेस है जब आप पढ़ेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा 50 टू 200 पिकोमीटर, और हाइड्रोजन का क्या है 1.5 इंटू 10⁻³ पिकोमीटर, जो कि बहुत छोटा है। ओके, ये बात भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट चीज जो हमें पढ़ना है वो है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में। इसको बहुत ही फास्ट से पढ़ेंगे टेबल के फॉर्मेट में। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के कितने कितने आइसोटोप्स हैं? 3 आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के। इससे क्वेश्चन पिछले साल आया हुआ है, 2022 में आया हुआ है इससे क्वेश्चन। एक तो है हाइड्रोजन जो कि आपको जिसको प्रोटियम बोलते हैं, जो नॉर्मल। दूसरा है ड्यूटेरियम। तीसरा है ट्रिटियम। अब इन तीनों में क्या सेम है? इन तीनों का आइसोटोप्स में आपको पता है क्या सेम होता है? एटॉमिक नंबर सेम होता है, यानी इसका एटॉमिक नंबर 1 1 और 1 है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर सेम है, बट इनका जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है। एटॉमिक मास प्रोटियम का 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है, ट्रिटियम का 3 है। यानी इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको पता है क्या? फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का? नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं a माइनस जेड। तो यहाँ पे क्या आएगा? 0। यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन। अब किसी भी चीज का जो प्रॉपर्टी होता है, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, अलग अलग फिजिकल और केमिकल। जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स पे। अब इन तीनों में मोस्टली न्यूक्लियर रिएक्शन सब नहीं होते हैं, तो केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स पे। इन तीनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बिकॉज इनका एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम का होने का मतलब 1 प्रोटॉन सबके पास है, तो उसको बैलेंस करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन भी सबके पास होगा। 1 इलेक्ट्रॉन सबके पास है, यानी आइसोटोप्स का सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो इनका डिफरेंट होगा। अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह वगैरह। ओके, अब इसमें अबंडेंस की हम बात करेंगे। अबंडेंस कौन कितना है? तो सबसे ज़्यादा तो आपको पता है कि यही फॉर्म है भाई। हम टेरेस्ट्रियल अबंडेंस की बात करेंगे धरती पे। सबसे ज़्यादा है प्रोटियम, और ड्यूटेरियम है आपका 0.0156% बाइनस। ये है ड्यूटेरियम का अबंडेंस, और एक किस फॉर्मेट में है? एच बी फॉर्मेट, एच बी के फॉर्मेट में है, इस कंपाउंड के फॉर्मेट में है ये। उसके बाद जो ट्रिटियम है रेडियो एक्टिव है। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। रेडियो एक्टिविटी का जो प्रॉपर मतलब है केमिकल काइनेटिक्स में देखेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। रेडियो एक्टिविटी जब भी कोई होगा उससे एसोसिएटेड हाफ लाइफ होगा, जो कि इसके एसोसिएटेड जो हाफ लाइफ है वो है 12.33 ईयर्स। इस हाफ लाइफ का मतलब हम क्लास में बहुत बार देख चुके हैं, फिर से देख लेते हैं।
कि मान लीजिए आपके पास इसको 12.33 है ना, तो अपन तो अप्रोक्सीमेशन के बादशाह हैं, अप्रोक्सीमेशन करते हैं। 12 साल मतलब, तो आपने एक डब्बे में बंद कर रखा है 100 ग्राम ट्रिटियम। अब 12 साल बाद डब्बा खोला तो आपको मिलेगा 50 ग्राम ट्रिटियम और 50 ग्राम कुछ और। फिर 12 साल बाद खोला तो आपको मिलेगा 25 ग्राम ट्रिटियम और 75 ग्राम कुछ और। समझे? ये होता है हाफ लाइफ का मतलब। और ये क्या लीव करता है? ये रिलीज करता है बीटा माइनस पार्टिकल्स, लो एनर्जी, लो एनर्जी बीटा माइनस पार्टिकल्स। ओके। अब इसका अबंडेंस कितना होता है? ट्रिटियम का अबंडेंस कितना होता है? जो ट्रिटियम है वो फॉर एवरी 1 atom of tritium 10 to the power 18 atoms of protium। ध्यान से इसको समझना। हर एक एटम ट्रिटियम के लिए 10 टू द पावर 18 एटम्स है हाइड्रोजन के लिए। तो आपके पास अगर डब्बा रहेगा, डब्बे में 10 टू द पावर 18 इतने ज़्यादा अगर हाइड्रोजन होंगे तो आपके पास चांस है कि एक ट्रिटियम हो। ओके। समझे? ये कॉल आ गया था। ओके। सो ये आपका अबंडेंस वाला पार्ट। हाँ, उसमें एक और बात है। 1934 में हैरोल्ड सी यूरे, जो कि यूएस के साइंटिस्ट हैं, इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। इन्होंने क्या किया था कि ड्यूटेरियम को सेपरेट किया था बाय फिजिकल मेथड, जो कि बहुत ही मुश्किल रहा होगा ऑब्वियसली। ये आपको फैक्ट है जो याद रखना है। 1934 में हैरोल्ड सी यूरे ने ये काम किया था। अब मोस्ट ऑफ द पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। कहाँ बचे हम? एनसीईआरटी को एक बार देखते हैं कि क्या क्या हो गया, क्या क्या बाकी है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। ओके, मोस्ट ऑफ हो गया। और इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सब फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। मोस्ट ऑफ फैक्ट्स मैं आपको बता दूंगा। ओके, प्रिपरेशन करते हैं। तो अब हाइड्रोजन बनाते कैसे हैं? हाइड्रोजन को बनाने से पहले हमें एक सीरीज पर याद होना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये सीरीज आपको पूरी तरह याद होना चाहिए। और इसको याद करने का ट्रिक है कि जैसे हम क्लास में करते थे, सबको लाइन से लिख दो और याद कर लो। तो क्या है? लिख ब का ना मग अल जन कर फे कड़ को नी सन पब ह। ये सब लाइन से। लिथियम सबसे ऊपर है और यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तक ही मैंने ये सीरीज लिखा है, हाइड्रोजन नीचे है। अब इसमें ये आपको एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं। पहले बात तो इस सीरीज को आप लिख लीजिए, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट्स पे देखते हैं। इस सीरीज को आप लिख लीजिए, इसको हम डिलीट करते हैं पहले। ये सीरीज आपको पूरा याद होना चाहिए बिकॉज ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर इस चैप्टर में दो चार ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व इसी सीरीज से होते हैं।
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कंसेप्ट देखते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑयल रिग। ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। और द रिग, इसका मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब रिड्यूसिंग में इसमें मेरा फोकस है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेट, थोड़ा ये हॉश पॉश हो गया। ऑक्सीडेशन, लॉस, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट वी हैव कि H प्लस अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, H प्लस अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, गेन, तो गेन हमने क्या बताया था, रिड्यूस होना। अभी गेन करके क्या बनेगा, H प्लस होने का मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब हमने अभी देखा था कि H प्लस फॉर्मेट में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो एक गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसमें, और एक प्रोटॉन, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। और ये दो अगर हो जाए तो ये H2 बन जाएगा। तो आप हाइड्रोजन को अगर रिड्यूस करेंगे, H प्लस को अगर रिड्यूस करेंगे तो आप H2 बना सकते हैं। अब H प्लस को कौन रिड्यूस कर सकता है, H प्लस को कौन रिड्यूस कर सकता है, तो मेरा कहना है कि H प्लस को ये सारे के सारे रिड्यूस कर सकते हैं। इनके अलावा अगर कोई आपको नाम मिल जाए तो वो H प्लस को रिड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन ये सारे के सारे हैं, ये H प्लस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब आप प्रिपरेशन, जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें रहेगा प्रिपरेशन मेथड कि आप H2 कैसे बनाए, तो उसमें 2 लैब मेथड है और ढेर सारे कमर्शियल मेथड्स हैं। जो इम्पोर्टेंट है उसको हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो लैब मेथड है जिंक, जिंक प्लस डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट H प्लस, यानी एसिड लेंगे HCl लेंगे हम तो H प्लस हमें मिल जाएगा। उसके रिएक्शन से अभी अब ध्यान दो, जो जिंक है ये सीरीज में आओ, क्या जिंक इस सीरीज में आया है, देखो जिंक खोजो, जिंक खोजो, ये देखो ये रहा, यहाँ पे जिंक है। तो जिंक इसको रिड्यूस कर सकता है, यानी जिंक इसको रिड्यूस करेगा तो क्या बना देगा, H2, और साथ में जिंक का कोई कंपाउंड बन जाएगा। अच्छा, जिंक ने क्या किया, रिड्यूस किया, तो जिंक खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। ये तो हो गया एसिड से रिएक्शन से ही बनेगा। तो एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि आप एसिड से रिएक्ट करें और आप बनाएं। दूसरा है कि जिंक का ये रिएक्शन NaOH से हो। NaOH क्या है, अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो साबुन बेसिकली। तो इससे क्या बनेगा आपका, इससे भी आपका H2 बनेगा, और साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट बनता है जिसको हम कहते हैं Na2ZnO2। इसका नाम याद रखना कि इसका नाम क्या है, इसका नाम मैं मिटा के यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ। इसका नाम है सोडियम जिंकेट, यह है इसका नाम, सोडियम जिंकेट। तो ये दोनों मेथड है कि आप लैब में बनाओगे, ये जो दो मेथड है ये आपको लैब में बनाने हैं।
अब जो कमर्शियल मेथड है, कमर्शियल मेथड में 4 मेथड है जो मेरे को याद आ रहे हैं। पहले मैं बोर्ड पूरा साफ करूंगा, यहाँ पे बोर्ड साफ करना आसान है। ये कमर्शियल, ये आज का लास्ट पार्ट है, कमर्शियल मेथड। ओह देखो, ये ऐसे भी होता है, डिडंट नो दैट। चलो चलो, लंबा पेज हो गया है तो इतना हो जाना चाहिए। तो कमर्शियल मेथड है, तो फर्स्ट जो कमर्शियल मेथड है वो है, फर्स्ट जो कमर्शियल मेथड है कि आप एसिडिफाइड वाटर को इलेक्ट्रोलाइज कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे इसका, एसिडिफाइड वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, और आपको हाइड्रोजन मिलेगा। प्लैटिनम आपका इलेक्ट्रोड रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रखना बिकॉज में इलेक्ट्रोड का ही डिफरेंस है। और दूसरा, अगर आपको बहुत प्योर हाइड्रोजन चाहिए, बहुत प्योर हाइड्रोजन, तो आप क्या करोगे, वार्म एक्वस बैरियम हाइड्रोक्साइड को, वार्म एक्वस बैरियम हाइड्रोक्साइड को इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सा इलेक्ट्रोड, निकल। अब इसमें याद रखना, इससे भी आपको क्या मिलेगा, H2 मिलेगा। यहाँ पे निकल है, यहाँ पे प्लैटिनम है, ये याद रखने वाली बात है। ओके, ये हो गया 2 मेथड। अब तीसरा मेथड, तीसरा मेथड भी इलेक्ट्रोलाइसिस का ही मेथड है। उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस हम कराएंगे ब्राइन सॉल्यूशन को, इसको हम मिटा देना चाहेंगे। फोर्थ मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है, सिन गैस वाला। जो थर्ड मेथड है उसमें हम ब्राइन सॉल्यूशन और NaOH, इसका जब प्रोडक्शन जब हम कराते हैं तो उसमें बाई प्रोडक्ट के तौर पे हमें H2 मिलता है, जिसमें एक याद रखने वाली बात है, ये एनऑक्स रेड कैट, यानी एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा कैथोड पे। एनोड पे होगा क्या, ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन होगा कहाँ पे, कैथोड पे। अब एक मिनट एनसीईआरटी खोल के दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको नहीं बताया था ना कितना परसेंट कितना प्योरिटी वाला मिलेगा। जब आप सेकेंड मेथड जो यूज़ कर रहे थे उसमें लिख लेना कि ट्रिपल, बहुत ही सुनहरे अक्षरों में 99.95% प्योरिटी। ये हम वो वार्म एक्वस वाले की बात कर रहे हैं, बैरियम हाइड्रोक्साइड वाले मेथड से इतना प्योरिटी मिलेगा। 9995 याद रखना, 999 आते हैं इसमें, याद रखना, बिकॉज आगे है ना, अभी हाइड्रोजन का डिसोसिएशन पढ़ोगे उसमें 95.5 आता है, तो इन दोनों में कंफ्यूज बच्चे आके हो ही जाते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना, तो याद रखना इसमें 999 आता है। ओके, अब एनऑक्स रेड कैट, यानी एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा कैथोड पे। अब एनसीईआरटी में देखते हैं कि क्या कौन कौन कहाँ है। अब obtained by product during electrolysis, एनोड कैथोड, तो किससे क्या बन रहा है, H2O से H2 बन रहा है, तो H2O में माइनस H प्लस में रहता है। आपको पता होगा कि H2O में, H2O से H2 बनता है इसमें, तो H2O में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, तो इसके पास -2 चार्ज है और इसके पास +1 चार्ज है, दो +1 चार्ज है, तो +1 से ये 0 हो रहा है। या सिंपल वही केस, तो आप +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे होना, H2 का प्रोडक्शन।
तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये कहाँ पे होगा, कैथोड पे। देखिए कहाँ हो रहा है ये रिडक्शन, कैथोड पे हो रहा है। दैट्स इट। ये आपका थर्ड मेथड हो गया। जो फोर्थ मेथड है, सबसे इम्पोर्टेंट मेथड, फोर्थ मेथड, इसमें आप कभी किसी हाइड्रोकार्बन या फिर कार्बन को ही पानी से रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल इलेक्ट्रोड है और 1270 केल्विन पर, तो आपको मिलेगा CO प्लस H2। इसका जो जनरल रिएक्शन है, मैं जनरल रिएक्शन जो हाइड्रोकार्बन के साथ है वो लिख देता हूँ। एक कंबस्शन का जनरल रिएक्शन आपको दिखाया है और एक इसका भी जनरल रिएक्शन है आपका। मेरा हैंड राइटिंग धीरे धीरे रोज टीच करेंगे ना, हैंड राइटिंग वगैरह तो इससे बेटर हो जाएगा। CnH2n+2, ये कौन सा है हाइड्रोकार्बन, ये है अल्केन। प्लस एन सी, नहीं, प्लस NH2O gives MCO plus 2n plus 1 H2। चेक कर लेते सही है क्या। बिल्कुल सही है। जो कंडीशन से मैंने जो बताई थी, कंडीशंस वही है, 1270 केल्विन और निकल आपका इलेक्ट्रोड रहेगा। निकल इलेक्ट्रोड 1270 केल्विन, ये सब याद रखना है, 1270 भी याद रखना है, बिकॉज लास्ट इस पर क्वेश्चन आ गया था ब्लास्ट फर्नेस के ऊपर कि उसका कितना हाईएस्ट टेम्परेचर है। ये सारी चीज़ें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डोंट थिंक कि आप कुछ चीज़ को छोड़ सकते हो। जो एनसीईआरटी में है लाइक बायोलॉजी, आपको याद होना चाहिए, चाहे वो कैसा भी डेटा हो। रट्टा मार है तो रट्टा मार है। अब इसको एन का वैल्यू कैसे डालना है, ये आपको कंबशन रिएक्शन मैंने आपको बताया है, तो मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा यहाँ पे बताने के लिए। सो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उसको हम कहते हैं सिन गैस। प्रोडक्ट क्या है इस रिएक्शन का, बेसिकली CO प्लस H2, इसको हम कहते हैं सिन गैस। सिन का मतलब सिंथेसिस से है, कुछ चीज़ बनाना। तो इसका एक क्या सिन, हम बहुत सारी चीज़ों को सिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन एक सिंथेसिस रिएक्शन जो इस चैप्टर में है वो है ये। सिन गैस को हम यूज़ करके इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट, अगेन देखना है ये सब चीज़ें याद रखनी है। इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट आपको क्या मिलेगा, मिथनॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, सिन गैस से आप चीज़ों को बनाओगे। अब कुछ और स्पेशल रिएक्शंस इसमें है, कुछ और स्पेशल। हमने बात पहले लिखा था कि जब ये इस मेथड से हमें जब बना रहे हैं तो पानी हम इसमें स्टीम लेंगे, स्टीम ऑफ कोर्स उतने टेम्परेचर पे 1270 में आपको कभी भी पानी लिक्विड तो मिलेगा नहीं, स्टीम ही हमने लेना होगा, स्टीम रहेगा। तो मैं क्या कह रहा था कि इसमें हम लिखे थे या तो हाइड्रोकार्बन यूज़ करो या तो कोल यूज़ करो, यानी कार्बन का सोर्स यूज़ करो। कार्बन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है कोल। कोल आपको पता होगा एंथ्रासाइट कोल होता है जिसमें 95% कार्बन होता है, वन ऑफ द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। तो कोल यूज़ कर रहे हैं, कोल में सिर्फ कार्बन रहता है। उसके साथ सेम चीज़ हम करेंगे, पानी, वही 1270, 1270 केल्विन, वही 1270 केल्विन, फिर से क्या बनेगा, वही बनेगा CO प्लस H2। इस रिएक्शन को हम कहते हैं कोल गैसिफिकेशन, क्योंकि इसमें हमने कोल को गैस के फॉर्मेट में लिया है। कोल गैसिफिकेशन। ओके, अब हमें या भूल नहीं जाना है कि हमें प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं। हम सिन गैस का प्रोडक्शन में हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम इंटरेस्टेड है हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में।
तो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन में हम इंटरेस्टेड हैं, तो हम इसमें और रिएक्शन करवाएंगे। वो रिएक्शन क्या होगा? अब हम रिएक्शन जो कराएंगे कि जो CO हमें मिला, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका रिएक्शन पानी के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो कि है यहाँ पे आयरन क्रोमेट, ये रिएक्शन इसके बाद होगा। तो हमें मिलेगा CO2 प्लस और H2। अब हमें चाहिए कि हमें H2 बहुत ज़्यादा बनाना है, मेरे पर्पस अपना भूल नहीं जाना है कि हमारा पर्पस भूल नहीं जाना है कि हमारा पर्पस कहाँ से, पर्पस क्या है? पर्पस है हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन बनाना। तो एक तो ये हो गया, कोल गैसिफिकेशन से आपको CO प्लस H2 मिल गया। अब जो CO मिला है उस CO को भी आप यूज़ कर लो और पानी डाल के आयरन क्रोमेट कैटलिस्ट यूज़ करके, कि आपको और H2 मिल जाए, कि आपका जो कुछ भी बर्बाद ना हो। इस रिएक्शन का भी नाम है, इसका भी नेम, ये सब नेम रिएक्शंस है। इसका नाम है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। अब आपको फिर से बताया कि आपका फोकस कहाँ है, हाइड्रोजन आपको चाहिए, यानी इस CO2 को भी आपको निकालना होगा। तो इस CO2 को आप निकालते हैं सोडियम आर्सेनाइड से स्क्रब करके। तो आपका जो फोकस था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हाइड्रोजन बनाएं, तो वो आप कैसे बना सकते हैं? आप कोल लें, कोल का रिएक्शन H2O से कराएं 1270 केल्विन पे, और आपको मिलेगा सिन गैस यानी CO प्लस H2। इस रिएक्शन का नाम है कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन के बाद आपको इसका जो CO वाला पार्ट है उसको पानी से फिर रिएक्ट कर आयरन क्रोमेट के प्रेजेंस में, और ऑफ कोर्स हीट करके, देन यू विल गेट CO2 एंड H2। और नाउ CO2 भी यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसको आप सोडियम आर्सेनाइड से स्क्रब कर दीजिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें हैं। कोल्ड गैसिफिकेशन, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, सोडियम आर्सेनाइड से स्क्रब करके आप निकाल रहे हैं। तो अब लेक्चर का लास्ट एस्पेक्ट, एकदम लास्ट, फर्स्ट तो होमवर्क आपका ये है कि आप ये 3 पेजेस रीड करके आएंगे, और आगे के भी 3 पेजेस रीड करके आएंगे। मैं बता दूंगा कहाँ से कहाँ तक रीड करना है, वहाँ तक रीड कर लेंगे सारे लोग, तभी हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट पार्ट है कि आपका जो H2 है वो आपको कहाँ कहाँ से मिलता है। तो 77% पेट्रोकेमिकल्स, 18% कोल, 4% इलेक्ट्रोलाइसिस, सब याद रखना है, और 1% अदर। तो इस सबको लिख लीजिए। एंड हम लोग ने यहाँ तक प्रॉपरली पढ़ लिया है। कुछ चीज़ मिस हो गया हो तो अपने नोट्स में ऐड कर देना है आपको। और ये भी पढ़ लिया फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कल हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ से ट्राई करेंगे, कल या फिर जब आप अपना कंप्लीट कर लो फिर यूजेस एक्सेट्रा और हाइड्राइड्स कंप्लीट करेंगे। सिंपल चैप्टर है, हो जाएगा। तो आपको पढ़ के कहाँ तक आना है? कम से कम हाइड्राइड्स तक पढ़ के आना है, पेज नंबर 289, वाटर से पहले तक का, वाटर से पहले तक का पढ़ के आना। चलो।